सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना लियास। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर। राना ताहिर साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। इसके साथ साथ सिद्दीक साजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और एनालिस्ट हैं। और कराची से हमारे साथ कराची के ब्यूरो चीफ शाहिद जतोई साहब मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में यकीनी सी बात है कराची का जो ज़िमनी इंतखाब है उसके हवाले से बात करेंगे। अपेरेंटली जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है जिसमें ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने दो इशूज़ के ऊपर बात की। एक तो बशीर मेमन साहब का जो इंटरव्यू था और दूसरा जहांगीर तरीन साहब का। इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले समी साहब, ज़िमनी इंतखाब नहीं, मैं ज़िमनी इंतखाब पर ज़रा थोड़ा सा आगे जाके बात कर लेंगे, इसलिए कि अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं और 275 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से 40 और 50 के बीच में मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो रिज़ल्ट दे रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे अभी नज़र आ रही है जो मैं बिल्कुल बरमला इसका इजहार करना चाहूँगा। जो नताइज बड़े मुख्तलिफ हैं चैनल्स पे, यानी अगर आप वोट्स का नंबर देखें, नंबर ऑफ़ पोलिंग स्टेशंस देखें, तो जियो कुछ कह रहा है, ARY कुछ कह रहा है, दुनिया कुछ कह रहा है और दूसरे चैनल कुछ कह रहे हैं। बहुत ही एक फ़र्क है। लेकिन एक चीज़ मुझे फिर लग रहा है कि लब्बैक की परफॉर्मेंस जो है वो इन इलेक्शंस में गैर मुतवक्को तौर पर बहुत बेहतर है अभी तक, लेकिन अब उसके साथ प्ले अप किया जा रहा है। उनके जो नताइज हैं उनको ऊपर नीचे करने की कोशिश की जा रही है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या होगा। हम शायद जतोई साहब से भी बात करेंगे। लेकिन एक और बात जो आज इलेक्शन टर्न आउट के हवाले से आई है, लोगों की बड़ी तादाद नहीं निकली आज। टर्न आउट जो है वो 10 और 15% के बीच में ही होगा, ये शायद इससे भी कम हो। ज़िमनी इंतखाबात में कम होता है टर्न आउट, लेकिन इतना कम नहीं। और ये एक लोगों की तरफ से हम ये से कह सकते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात होंगी। कोरोना अपनी जगह पर है, गर्मी, रमज़ान मुबारक, लेकिन लोग फिर भी परवाह नहीं कर रहे कोरोना की भी और गर्मी की भी। कई दूसरी जगहों पर हमने देखा जहाँ पर वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, जो मार्केट्स में जा रहे हैं, तो पोलिंग के लिए भी आ सकते थे। लेकिन इसका एक मतलब है कि दे डोंट बिलीव कि ये जो सारी एक्सरसाइज है इनके मसाइल का हल है। और उसकी बुनियादी वजह सियासतदानों का अपना रवैया है, हुकूमत का अपना रवैया है, जिसमें वो बेहिसी है, गरीब के लिए कुछ नहीं है, उसमें गुफ्तगू ही गुफ्तगू है। और मैं थोड़ी सी आपको उसकी दो मैं मिसालें आपको जल्दी से बता देता हूँ, फिर हम प्रोग्राम आगे की तरफ ले चलेंगे। प्रोटोकॉल हमेशा से रहा, जरदारी साहब के लिए भी यही था, नवाज शरीफ साहब के लिए भी यही था। इमरान खान साहब आए तो एक ये उम्मीद थी कि प्रोटोकॉल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको अभी 2 दौरे किए हैं उन्होंने पिछले दिनों में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तहरीक इंसाफ के दोस्त बड़े खफा होंगे मुझसे, लेकिन क्या करें। ये मुल्तान मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें एक तरफ आपको नज़र आएगा कि सड़क बंद खड़ी है, ट्रैफिक है, और दूसरी तरफ बेचारे एम्बुलेंस की बजाय वो स्ट्रेचर पे डालकर हॉस्पिटल में एक मरीज़ को ले जा रहे हैं। और ये सड़कें बंद हैं इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मुल्तान के दौरे पे गए थे। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप एक ही पाकिस्तान चाहिए ना, गरीब के लिए भी अमीर के लिए भी, ये आपका दावा था और हम बिलीव करते हैं कि आप एक सच्चे आदमी हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए जो सड़कें बंद है सिक्योरिटी के नाम पर? अभी कोई हुकूमत से निकले तो फिरते हैं अमीर खार, कोई पूछता नहीं, कोई इनको हाथ नहीं लगाता, कोई इनकी तरफ देखता नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर आवाम को दूर। फिर आपको भी कोयटा के मनाजर दिखा सकते हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कल गए थे, और उसमें आप गाड़ियाँ भी गिन लें प्रोटोकॉल की, कितनी गाड़ियाँ, एक सड़कें सुनसान आपको नज़र आ रही हैं। और कोई बंदा, अब ये तो नहीं हो सकता कि कोयटा के लोग जो हैं वो सड़कों पर, उन्होंने कहीं नहीं जाना था, ये बंद सड़कें हैं और ये गाड़ियां देख लें दौड़ती हुई। क्या ये रियासत मदीना में इस तरह हुक्मरान चलते थे? खुलफाए राशिदीन तो वो तो मस्जिद में बैठते थे आके। तो ये क्या है? ये क्या हमें अब बता रहे हैं? देखिए, हमारा गुस्सा इसलिए है कि ये पाकिस्तान ने वोट इस तब्दीली के लिए दिए, इसलिए नहीं दिए थे। अगर आपने भी गाड़ियों में बैठकर सड़कों पे दनाते फिरना है और हर चीज़ जो है आपने भी उसी तरह करनी है, तो फिर ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप में और फिर माजी के हुक्मरानों में फ़र्क क्या है? ये आपको कहीं ना कहीं तफरीक करनी है। ये आप अमली तौर पर करके दिखाएं। आप तो माशाल्लाह घर से आते हैं PM हाउस अपने ऑफिस हेलीकॉप्टर पर,
तो जो आम आदमी के साथ जो गुजरती है सड़क पर वो आपको पता नहीं चलता। जो गरीब आदमी इस वक्त जो बर्बाद हो रहा है वो आपको पता नहीं चल रहा। आप इलेजिटिमेट हुकूमत हैं, आप इलेक्टेड हैं, आप लोगों की तवक्कुआत आप पर थी। और ये जो कराची का जो टर्न आउट है ना, उसमें आप देखें पीटीआई का जो उम्मीदवार है वो कोई नजर ही नहीं आ रहा। ये पीएसपी, लब्बैक, मुस्लिम लीग नून, ये पार्टियां नजर आ रही हैं। तो फिर आप, ये अवाम का मैसेज है, ये समझे आप इसको, ये क्यों है, ये इन चीज़ों की वजह से है। और आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें इमरान खान साहब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वज़ीर आज़म जो बरतानिया के हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने 2 लाख पाउंड अपनी जो रिहाइश गाह है उसकी तज़ीन व आराइश पर किए, उसकी रेनोवेशन की, सब कुछ। वहाँ पर एक कमेटी बैठ गई कि आपने ये खर्च कैसे किए और किसने आपको हक दिया कि आप ये जो पब्लिक फंड है, जो कौमी ख़जाना है, उसमें से इतने पैसे आप खर्च करें। एक बड़ा वहाँ पर इशू बन गया। और यहाँ पर मैं आपको, ये मेरे पास तफसील है, ये जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको जाती उमरा महल, उनका ज़ाती घर है, सिर्फ 60 करोड़ रुपए से तो वहाँ पर इन्होंने कोई पता नहीं कितने फुट चौड़ी वो दीवार बनाई है उस महल के लिए कि जी ये वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह है और यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है और बड़ा ख़तरा हो जाएगा वज़ीर आज़म साहब को और उनके अहले खाना को। तो करोड़ों रुपए की वो दीवार बनाई। और इसी तरह जरदारी साहब ने तो पूरा जरदारी हाउस के सामने सड़क पे कब्जा कर लिया था। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह खुश रखे जस्टिस साकिब निसार साहब को और दूसरे जजेस को, जिन्होंने सड़क का एक हिस्सा वहाँ कराया, वो जरदारी साहब ने तो अपने बाप की वो ज़मीन समझ के उस पर कब्जा कर लिया, बड़ी बड़ी दीवारें और ख़ुद नहीं पैसे खर्च किए वो, जब क्योंकि वो सदर थे, उसको ऐवान सदर बनवाया उसको। अब ये मैं आपको थोड़ी सी, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ये आपको तफसील दे देता हूँ एक्सपेंसेस की। ये आज इसलिए रेलेवेंट है कि कराची के लोग ये कह रहे हैं कि आप हमारे मसाइल का हल नहीं है, आप सियासतदान, वी आर नॉट कमिंग आउट, हम नहीं आ रहे बाहर वोट देने के लिए। ये वजह है, एक वजह ये है जरदारी साहब के दौरे सदारत में 2 कैंप ऑफिस, जिन पर आप ये देखें 3.5 अरब रुपए खर्चा आया। और भाई शौकत खानम हॉस्पिटल 3 अरब में बन गया था, जो बेस्ट हॉस्पिटल है एशिया का, और ये आपके 2 कैंप ऑफिस का खर्चा है। गिलानी साहब ने अपनी वजारत उज़्मा में 5 कैंप ऑफिस रखे हुए थे, करोड़ों रुपए, 57 करोड़ उस पर खर्चा आया। नवाज शरीफ के सिक्योरिटी के मद में जो कैंप ऑफिस थे ना, 4.3 अरब उनके अखराजात थे। और जाती उमरा में जो सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए, सिर्फ 6.5 करोड़ के तो सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए। और वॉल जो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो टोटल 35 करोड़ थे, वो तकरीबन 30 करोड़ रुपए दीवार पे खर्च किए गए थे। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब का सुन लें, 57 करोड़ रुपए उनके 2 कैंप ऑफिस की सिक्योरिटी पर खर्च किए गए, जबकि उनके दोनों जो अदवार थे वजारत आला के 9 अरब रुपया खर्चा था उनका। ये मुझे बताइए, ये कौन लोग हैं भाई? ये अपने घरों में, इनके अपने अपने पता नहीं कितने घर हैं, लेकिन ये अपने घर में नहीं रहते और फिर कैंप ऑफिस बनाते हैं। पता नहीं, फिर लोगों की तो बीवियां भी बहुत हैं, पता नहीं वो भी जहाँ पे जाते हैं वज़ीर आला साहब, वो भी उन्हीं का घर बन जाता है, वहाँ पर भी वो सारी सिक्योरिटी जाती है। ये इसलिए रेलेवेंट है कि देखिए, वो जो कौमें बड़ी बड़ी कौमें हैं, वहाँ पर वज़ीर आज़म ने खर्चा किया, कमेटी बैठ गई, और वहाँ पर वो ये नहीं कह रहा वज़ीर आज़म कि मुझ पर क्यों मुकदमा दर्ज किया, ये तो विक्टिमाइजेशन है, ये तो विच हंटिंग है। वो जा रहा है जवाब देने के लिए। लेकिन हमारे जो लोग हैं, इनको कोई शर्म है, ना कोई हया है, सड़कें बंद कर देते हैं। और बड़ा ही अफसोस के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपसे तो हमें इस बात की कोई तवक्को न थी। आप तो बिल्कुल, आप सारी ज़िंदगी स्टार रहे, आप सारी ज़िंदगी सेलिब्रिटी रहे, और आपको सिक्योरिटी का, लोग आपसे प्यार करते हैं अभी भी, बावजूद इसके कि आपकी गवर्नेंस ज़ीरो है। मैं आपको बताऊं, लोगों की ज़िंदगियां आपने तल्ख कर दी हैं। ये है, चाहे वो सिस्टम ने की है, चाहे कुछ भी किया, सिस्टम को ठीक करना आपका काम है ना। 3 साल हो गए, अगर ये सिस्टम आपसे ठीक नहीं होता तो इस्तीफा दे दें, इलेक्शन नहीं करा दें। आप कहें मेरे पास अक्सरियत नहीं है, मैं नहीं कर सकता, आवाम को सच बता दें ना। अपनी हुकूमत के लिए, आप चलाने के लिए कभी उससे मिलते हैं, कभी 35 अरकान से, कभी 34 अरकान से, फिर आप ये कहते हैं कि बिल्कुल कोई नहीं। वो अबू बकर वो जो हैं, वो खुदा बख्श साहब, वो तो बुनियादी तौर पर आप तहकीकात तो करवाएं कि वो कौन है, आप उसके साथ अपने आप को ना मिलाएं, उनका तो चन्योट से ताल्लुक निकल आएगा। मैं बता रहा हूं आपको, ये मत खेलें इससे। और देखें, कालादम करार दिया आपने कहा कि हमें तरीकाकार से इख्तलाफ है। आज कराची के लोग बता रहे हैं, आप नताइज तब्दील करवा दें, भले आप कोई भी नताइज तब्दील करवा दें वहां पे, लेकिन कोई कैंपेन की इजाजत नहीं है, कुछ भी नहीं है।
वो लोग वोट डाल रहे हैं इसलिए कि लोग समझते हैं कि हमारी निजात किस में है। लोगों को बेवकूफ़ आप नहीं बना सकते, जो मर्जी कर लें आप, तो वो नतायज आ जाएंगे, उसका भी आपको पता चल जाएगा। और ये जो चीज़ें, जो प्रोटोकॉल की चीज़ें हैं, जो ज़िंदगियाँ, अब देखें ना, चलें जी आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, माफिया ने कर दी, ठीक है, ज़िंदगी तल्ख हो गई लोगों की। ओ भाई, आप सड़कें बंद करवा के जो लोगों की ज़िंदगियाँ तल्ख कर रहे हैं जब आप कहीं पे जाते हैं, वो क्या है? वो किसी माफिया ने तल्ख की है लाइफ। वो जो बच्चा हमने, वो जो स्ट्रेचर पे अपने बंदे को ले जा रहे हैं सड़क पर, उसको, और सड़कें बंद हैं और वो मरीज लेट पहुंच रहा है, ये आपको माफिया की वजह से प्रॉब्लम है? ये तो छोटी सी एक तस्वीर आपको दिखाई है। लोग क्या कहते हैं, शहरों में जिंदगियां तल्ख हो जाती हैं जब आप जाते हैं। आप जाएं, लोग आपको वेलकम करेंगे, लेकिन ये आप प्रोटोकॉल किस लिए भाई? ये किसके लिए है? ये यहां पर तो आप मुझे तो वो लगता है जो खुलफाए राशिदीन ने जो जिहाद किया था, और उस वक्त जो कैसरो किसरा और वो जो बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, उनको जाके चैलेंज किया था, क्योंकि वहां पर इसी तरह के प्रोटोकॉल थे। वहां पर इंसान, जो हुक्मरान जो थे, उनको आला इंसान समझा जाता था। अभी आप बात तो यही करते हैं, लेकिन अमल ये हम देखते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये कोई पीटीआई का नारा नहीं था। एक अच्छी बात भी है, अब क्या करें, फरक हबीब को आपने बना दिया वजीर मुमलिकत, बहुत अच्छा किया। ये जो पीटीआई का जो वर्कर था, ये उसकी जीत हुई है। फरक हबीब जैसे लोग काबीना में ज्यादा होंगे तो वो आपको याद दिलाते रहेंगे कि हमें ये प्रोटोकॉल से बचना है। वो जो नजरियाती पीटीआई के लोग हैं, जो स्ट्रगल कर रहे थे पीटीआई में, अगर उनको आप आगे लेके आएंगे तो ये आपको याद कराते रहेंगे। अगर आप तारीख पढ़ें तो जो माजी में पुराने जो बादशाह थे रोमन, वो अपने तख्त के पीछे एक बंदे को खड़ा करते थे जो उनके कान में ये कहता रहता था हमेशा से, जब दरबार लगता था, कि ये दुनिया फानी है, हम सब ने यहाँ से चले जाना है। क्योंकि इतनी ताकत होती थी बादशाह के पास कि वो उस ताकत में न जाने क्या कुछ कर बैठता। तो उसको ये याद दिलाने के लिए कि तुम इंसान हो और एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे, वो शख्स पीछे खड़ा ये कहता रहता था बादशाह के हुक्म से। तो फर्क हबीब जैसे लोग ये आपको याद दिलाते रहेंगे कि पीटीआई एक नजरियाती जमात थी, और लोगों ने जो आपके साथ मोहब्बत की और अभी भी जो कर रहे हैं मोहब्बत, वो इसलिए कि आप इन तमाम चीज़ों से जान छुड़ाएं। बहरहाल ये एक चंद चीज़ें थी जो आपके गोश गुजार करनी थी। अब पॉलिटिकल चीज़ें, वज़ीर आज़म साहब का ये आ गया ऐलान कि वो सऊदी अरब जा रहे हैं, और 2 रोज़ का उनका दौरा होगा, जिसमें वो एक बर्फ़ पिघली है सऊदी अरब के साथ। अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, और इसमें बहुत कुछ अचीव कर सकता है पाकिस्तान। जिस आइसोलेशन में हम थे, वो ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा जो रवांडा में 24 जून को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें नरेंद्र मोदी भी होंगे, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी होंगे। तो जो इस वक्त कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के कश्मीर का मसला किसी तरीके से, जो कश्मीरियों पर जो इस वक्त जो ज़िंदगी तंग है, वो उसमें कुछ बेहतरी हो, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा भी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, उसमें बहुत कोशिश की जा रही है, और वज़ीर-ए-आज़म और जनरल कमर जावेद बाजवा सेम पेज पे हैं। तो अभी लेकिन भारत की तरफ से जो जवाब आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया, इसलिए कि जो कोरोना की तबाहकारियाँ हैं वहाँ पर पाकिस्तान ने ऑफ़र की एम्बुलेंसेस की, पाकिस्तान ने ऑफ़र की डॉक्टर्स की, पाकिस्तान ने और भी बहुत सारी ऑफ़र्स की, लेकिन अभी तक इंडिया ने उसका जवाब नहीं दिया। बावजूद इसके कि इंडिया की सड़कों पे मौत रक्स कर रही है, वहाँ पर हिंदू पंडित जो है मजबूर हो गए हैं कलमा पढ़ने का, और मुसलमानों ने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। वहाँ पर जो खानगाहें हैं, वहाँ पर चाहे कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कुछ भी है, जो कुछ भी उनके पास है मुसलमानों के पास, वो उनके लिए बेचारे दे आर आउट टू हेल्प देयर फेलो इंडियंस। लेकिन अभी तक जो इंतहा पसंद मोदी है, उसकी तरफ से कोई जेस्चर नहीं आया। इस बात का तो इम्कान कम है कि 24 जून को वहाँ पर रवांडा में कोई इमरान खान और जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बीच में कोई किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन हो, लेकिन हो भी सकता है। कुछ सदीक साजिद साहब, आप फॉरेन ऑफिस भी कवर करते रहे हैं, अभी तक तो रिस्पांस इंडिया का उस हवाले से पब्लिक रिस्पांस बहुत कम है जो पाकिस्तान ने ऑफ़र की उन्हें, लेकिन लोग पुरुमीद हैं कि शायद कोई सैनिटी प्रिवेल कर जाए। बहुत शुक्रिया समीर साहब। बिल्कुल, पाकिस्तान के जो आज दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी आज प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें भारत के जो अवाम हैं उनके साथ जो मौजूदा सूरत हाल इज़हार यकजहती भी किया, और एक मरतबा फिर उन्होंने इस चीज़ को दोहराया है कि पाकिस्तान
उनको जो है वो एम्बुलेंस के साथ साथ जो है वो वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन के हवाले से उनकी मदद जो है वो कर सकता है। इंतज़ार तो है, अब ज़ाहिर है हमारी तरफ से तो पूरी तरह जो है हम उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। अब वो बरतानिया से, अमेरिका से और रूस वगैरह से तो इमदाद ले रहे हैं। ज़ाहिर है सबसे जो करीबी हमसाया मुल्क है, तो वहाँ पे जो इस तरह आपने सूरत हाल बयान की है कि वहाँ पर तो अब जो भारतीय मुसलमान हैं उन्होंने तो अपना हर कुछ जो है वो उनके लिए हाजिर कर दिया है। अब देखें ये नरेंद्र मोदी, अगर वो आप जो अभी बात की थी आपने, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस रवाबत की बात भी सामने आ चुकी है, तो अगर वो चीज़ें हो रही हैं तो अगर इंसानियत के नाते ये भी अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, मेरा ख्याल में एक अच्छा जेस्चर पाकिस्तान की हो सकता है अगर ये हो तो। अच्छा राना साहब, आज वज़ीर आज़म की कुछ सीनियर एंकर्स पर्सनस और मीडिया लोगों से वहाँ पर मुलाकात हुई, जो ऑन रिकॉर्ड जो बात है उसमें तो वो जहांगीर तरीन साहब का मामला है, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल भी किसी के आगे भी मैं नहीं झुकूंगा, ना कोई ब्लैकमेल हूँगा, गवर्नमेंट जाती है तो चली जाए, मेरा कोई मसला नहीं है। कुछ जो करीबी ज़राए हैं इमरान खान साहब के, वो ये कहते हैं कि ये फ़ैसला कर चुके हैं वज़ीर आज़म कि अगर कोई सूरत हाल इस तरह की हुई तो वो बजाय इसके कि ब्लैकमेल हो, ही कैन गो फॉर द अर्ली इलेक्शंस, कि वो मुल्क में इंतखाबात कराने का ऐलान कर देंगे। और ये एक बड़ा बोल्ड सीन होगा। मैंने अभी जो बहुत सारी जो इससे पहले हमने जो गुफ्तगू की है कोयटा के हवाले से, प्रोटोकॉल के हवाले से, लोगों की तवक्कुआत के हवाले से, तो ये आप समझते हैं कि ये एक सही, मुझे ये लगता है कि ये सही फ़ैसला होगा अगर इमरान खान कौम को ये बताएं कि मैं ये करना चाह रहा था, मैं नहीं कर सका इसलिए कि मेरे पास अक्सरियत नहीं है, मैं मुख्तलिफ माफियाज़ के हाथों ब्लैकमेल हो रहा हूँ, तो मैं मुकदमा आपके पास लेके आ रहा हूँ, आप दें वोट, या तो मुझे इतनी अक्सरियत दे दें कि मैं यहाँ पर बग़ैर किसी की मदद के हुकूमत चला सकूँ और फिर आप मुझसे सवाल कर लें। अभी इन हालात में तो ये हुकूमत नहीं मुझसे चलने वाली, इसलिए कि मेरे पास अक्सरियत ही नहीं है। ये बेटर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर इस वक्त अभी भी सब कुछ ये जो बैड गवर्नेंस है इसके बावजूद भी इमरान खान की ज़ात पर लोग यकीन करते हैं, और अगर ये मज़ीद इसी तरह चलता रहा और वो इत्मीनान अगर मजरूह हो गया तो पाकिस्तान का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर कौन सा लीडर आएगा आगे राना साहब? ये शमी साहब देखें, बात यह है कि जिस दिन से ये इंतखाबात हुए 2018 वाले, उसके बाद से जैसे आपने ख़ुद कहा कि खान साहब के पास वाज़े अक्सरियत नहीं थी, जिसकी वजह से पिछले 2.5 साल ख़ास तौर पे सेनेट के हवाले से तो उन्हें बहुत ही मसाइल का सामना रहा है। अब सेनेट के हालिया इंतखाबात के नतीजे में PTI सेनेट में एक बड़ी जमात बनकर उभरी है। बात यह है कि अवाम से रजू करने का तो वज़ीर आज़म को आइन ने हक़ दिया है कि वो किसी भी वक्त अवाम से रजू कर सकते हैं, असम्बली तोड़कर वो कह सकते हैं कि जी मुल्क में ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने ज़रूरी हो गए हैं। और आपने बात सही की है कि कौम आज भी इमरान खान पर एतमाद करती है। अगर वो सारे हक़ाइक़ से आवाम को आगाह करें और उन्हें जिन जिन मुश्किलात का सामना है उनसे कौम को आगाह करें और वो आवाम से रजू करें तो आवाम उन्हें पहले से ज़्यादा वोट देंगे। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि आवाम को हक़ाइक़ से आगाह किया और थोड़ी सी सोल सर्चिंग खुद भी कर लें। बहुत सारे लोग उनकी सफ़ों में मौजूद हैं, बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं, ये सब कुछ माफिया का करना धरना नहीं है, इसमें कुछ बैड गवर्नेंस भी है। अपने अंदर जो खामियां हैं उनको भी करेक्ट करना तो इन्हीं का काम है ना, किसी और ने तो नहीं है वो करनी करेक्ट राना साहब। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, वो तो उन्हीं को, क्योंकि वही पार्टी के सरबराह हैं, वही हुकूमत के सरबराह हैं, वो तो उन्हें ही ठीक करना है समी साहब। लेकिन बात ये है कि ये जो ना मौजूदा सिस्टम है, ये इमरान खान साहब को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि ये सिस्टम जो है, जो वो अज़म लेकर चले थे ये माफिया के एहतसाब का, इस सिस्टम में वो एहतसाब नहीं हो सकता। ये जो पाकिस्तान में एहतसाब तो दूर की बात है राना साहब, ना वो किसी पार्टी के बंदे से मिलते हैं। पहला उन्होंने काम किया ऐसा जिसे तहरीक इंसाफ के, मेरे बहुत सारे वर्कर से बात हुई, वो इसको अपनी फतह समझ रहे हैं 3 साल के बाद कि जी फर्रुख हबीब जो एक नज़रियाती रुकन है PTI का, वो वज़ीर बना है। पहली वजारत वो कहते हैं किसी वर्कर को दी गई है जनाब। नहीं, ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला है फ़र्रुख हबीब को वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात बनाने का फ़ैसला, तो ये तो काबिल तहसीन फ़ैसला है। और समी साहब, असल सरमाया यही लोग होते हैं पार्टियों के, इस तरह के कारकुन जो है। लेकिन ये जो सिस्टम है ना समी साहब, इस पाकिस्तान को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की देने के लिए इस सिस्टम से निकलना होगा। पाकिस्तान में देखें, दानिश्वर बड़ी मुखालफत करते हैं, सदारती निज़ाम को गैर जमहूरी निज़ाम होता है,
दुनिया के कितने ममालिक में सदारती निज़ाम राइज है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अवाम के सामने ये सवाल रखें। मुझे सदारती निज़ाम का तो नहीं पता, लेकिन आज सदीक साजिद साहब के पास है इंफॉर्मेशन। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज जो बात कही है ना, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी कौमी हुकूमत और उसमें डोमिनेंट हों अपोजिशन की जमातें। जनाब सदीक साजिद साहब, आपके पास है खबर, ये क्या है, ये अचानक कहाँ से आ गई ये बात कौमी हुकूमत की? समी साहब, ये वही बातें हैं जो कि आपको रात के अंधेरों में मौलाना साहब भी मिलते रहते हैं, आप भी माजी में कहते रहे हैं और बहुत से लोग मिलते रहे, नून लीग वाले भी मिलते रहे, पीपल्स पार्टी वाले भी, तो वही सिलसिला जारी है। ये गैर रस्मी गुफ्तगू की मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों से काफ़ी तवील नशिस्त हुई, तो उसमें उन्होंने अचानक ये गुफ्तगू शुरू कर दी कि अगर ये कौमी हुकूमत, क्योंकि उनसे जब सवाल किया गया कि ये आप लोग इंतखाबी इस्लाहात की जो पार्लिमानी कमेटी उसमें आते क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने कहा जी इस पर मौजूदा हुकूमत पे तो हमें एतबार नहीं है, अगर आपने लेकर आनी है इंतखाबी इस्लाहात तो एक कौमी हुकूमत बनाएं। और इस वक्त का जो सिचुएशन है उसके मुताबिक उस कौमी हुकूमत में अपोजिशन का पलड़ा भारी होना चाहिए, तो उसके बाद हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। इसके ऊपर नून लीग बड़ी नाराज़ हुई है मौलाना साहब से। जब ये चीज़ें मीडिया पर आ गई तो उन्होंने उनको राब्ते शाब्ते मौलाना साहब आपने ये क्या नया काम जो है वो शुरू कर दिया, चीज़ें शुरू कर दी, हम तो किसी और मकसद के लिए चले थे। और समझ साहब जो आप बात कर रहे थे ना, आजकल वो PDM से ज़्यादा इमरान खान इतना जो है वो परेशान नहीं है जितना PTI की अंदरूनी जो सियासत है, जो जिन चीज़ों का आपने बैड गवर्नेंस और चीज़ों का इशू किया है, वो PDM वाले आपस में ये चीज़ें जो है वो निकाल के दे रहे हैं। अब ये मौलाना साहब ने जो बात की है कौमी हुकूमत, आपको याद होगा। अच्छा, एक बात उन्होंने और भी कही, उन्होंने कहा जी मरियम का तो पता हो गया अब साफ, अब होगा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो PDM के जितने भी इजलास होंगे उनमें वो उनकी नुमाइंदगी। सॉरी टू कट यू हियर सदीक साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, कराची के बारे में कराची जनाब शायद जतोई साहब हमारे साथ हैं और ये सिर्फ एक चैनल TLP को बता रहा है और वहाँ पर फ़र्क सिर्फ मिफ्ता और उनका 200 वोट्स का है। शायद जतोई साहब, कल भी आपने बड़ी हमें ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी थी, अब बताइए वहाँ पर हो क्या रहा है? ये इस वक्त इतने मुख्तलिफ नतायज मुख्तलिफ चैनल्स पर बिल्कुल यानी कोई आपस में मेल जोल ही नहीं है। जी समी साहब, नतायज की वजह ये है कि मैंने कल भी आपको बताया था ना कि कराची का जो ये हल्का है इसमें मुख्तलिफ लिसानी और नस्ली गिरोह रहते हैं और उनके अपने अपने मोहल्ले हैं, पारे हैं। हर सियासी जमात के वो आबादियों के जो इलाके हैं वो उनके पॉकेट्स हैं। कुछ चैनल्स ने एक कि इतने पोलिंग स्टेशन की नतायज हैं तो उनको ज्यादा नतायज होगा कि पीपल्स पार्टी वाले ज्यादा हैं, और कुछ टीवी चैनल्स को PTI वाले पोलिंग स्टेशन पे ज्यादा रिजल्ट मिल गए होंगे तो उनको ऐसा लगा होगा कि PTI आगे है, और कुछ को जो है वो तहरीक लबैक का मिला होगा तो उन्होंने कहा कि तहरीक लबैक इतना वोट ले गई है। लेकिन ओवरऑल जो मैंने कल आपको बताया था पोजीशन वही है। मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उनके पॉकेट्स ज्यादा थे, उनको बहुत सारी बिरादरों के, बहुत सारे गिरोहों के, बहुत सारी सियासी जमातों के लंबा घूम के रकबे के एतबार से बहुत ज्यादा तवील इलाका है। तो मैंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जाके देखा है इस्माइल साहब के वो इलाके ज्यादा नजर आए, लोग उनमें वोट भी डाल रहे थे और वोट आ भी रहा था। और इसी तरह कुछ पॉकेट्स हैं आपकी आवाज जतोई साहब ठीक नहीं है, आपकी आवाज जो है ना वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मैं इनसे कहता हूँ दोबारा, या आप जहाँ पर भी हैं टेलीफोन, या तो आप किसी ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, दोबारा कनेक्ट तो यहाँ पर आवाज अगर इनसे करें कोशिश कनेक्ट, अगर ठीक हो जाए आवाज तो फिर इनसे बात दोबारा मिला रहे हैं। अच्छा, मैं ये सोचती थी कि अगर मिफ्ता इस्माइल साहब सब जीत जाते हैं तो नून लीग की तो बड़ी कामयाबी है। ये देखिए ना, आपको बताऊं समी साहब, एक चैनल जो है ना वो जो नताइज दे रहा है वो है वो कह रहे हैं कि 2100 कुछ वोट हैं इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब के। उनके दावे के मुताबिक वो 48 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स हैं, और 2000 कुछ वोट हैं कलदम तहरीक लब्बैक के,
उम्मीदवार के, और तीसरे नंबर पर वहाँ पे पीटीआई है और चौथे नंबर पर पीएसपी है, और वो भी कोई 1800 कोई 1700 वोटों पे। तो वो चैनल जो है वो तो अभी जितना चैनल दूसरे चैनल मिफ्ता इस्माइल साहब को लीड दे रहे हैं, उस चैनल पे तो अभी तक मिफ्ता इस्माइल साहब की मैं आपको लेटेस्ट उनकी बता रहा हूँ कि सिर्फ 100 से कुछ ज़्यादा वोटों की लीड है। अच्छा, शाहिद साहब साथ हैं सभी साहब। जी शाहिद साहब, आवाज़ आ रही है? अब ज़रा क्लियर है आवाज़? जी जी बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है, क्लियर है। अच्छा, ये हमें बताइए कि जो एक फिनोमेना पीएसपी ने भी बड़े वोट लिए हैं और लब्बैक भी बड़े वोट ले रही है। देखें, पिछले इलेक्शन में पीटीआई और नून लीग ने तो वोट लिए थे, तो पीपल्स पार्टी की पहले भी कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी और अब भी मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा होगी। तो लब्बैक या पीएसपी कोई सरप्राइज़ देने की पोजीशन में आपको कहीं लगता है? आज सारा दिन कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि इनके नताइज भी गैर मामूली हो सकते हैं? जी, आज जो बिल्कुल गैर मुतवक्के बात हो सकती है वो ये है कि पीएसपी के कुछ पोलिंग स्टेशन से उनको वोट पड़े हैं और कई एक पोलिंग स्टेशन हैं जहां उन्हें लीड मिली है। मैं अगर 4-5 पोलिंग स्टेशन पे गया तो उनके वोटर आए हुए थे। इसका मतलब ये है कि जो एमक्यूएम का वोटर था वो इस तरफ आया है, ये एक शिफ्ट है। पहली दफा देखा है जो कराची की पॉलिटिक्स में उर्दू बोलने वालों का जो है वो सियासी तौर पर एक मैं इसको कह सकता हूँ कि एक तब्दीली है, शिफ्ट है। इन्हें वोट मिले हैं उर्दू स्पीकिंग से, उर्दू बोलने वालों से, और वो लोग आए हैं। हालांकि वहाँ एमक्यूएम वाले भी मौजूद थे, एमक्यूएम के कारकुनान भी मौजूद थे, लीडर भी मौजूद थे। लोग पीएसपी के झंडे लेके आए, पीएसपी के बैनर्स लेके आए और पीएसपी के स्पीकर लगा के आए। ये पहली दफा मैंने देखा है कि ये एक है तब्दीली है, लेकिन पीएसपी जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो दे सके। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पीएसपी की बड़ी कामयाबी है कि वो एमक्यूएम का वोट बैंक तोड़ने में उसको जो उसने टारगेट किया था वो उसमें किसी हद तक कामयाब। अच्छा, अब एक तो ये पीएसपी की बात हो गई। अब दूसरी मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले 8-10 दिनों में लब्बैक के हवाले से बहुत गुफ्तगू हुई, उन पर पाबंदी भी लगाई गई, ये भी कहा गया कि वो दहशतगर्द हैं, लेकिन उनके उम्मीदवार जो वोट ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके जो हमायती लोग थे, जो उन पर उनके हमदर्द जो थे, इस प्रोपेगेंडे का उन्होंने या ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी इसका कोई असर नहीं लिया और वो अभी तक वहीं खड़े हैं, बल्कि उनकी तादाद में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद कोई इजाफा हो गया हो। जी, इनके कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां वो लीड कर रहे हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन पे वो लीड कर रहे हैं और कुछ पोलिंग स्टेशन पे वो दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इनके पॉकेट्स हैं। लेकिन समी साहब, एक बात जो है इस इलेक्शन में और पिछले इलेक्शन में जो फर्क है वो ये है कि जो बरेलवी मकतबा फिक्र के लोग हैं वो इस दफा तकसीम हुए हैं। अच्छा। नूरानी साहब वाला ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा हुआ था और जो सुन्नी तहरीक वाले लोग थे वो खुल के इनके साथ पीएलपी वालों के साथ नहीं आए। पिछले इलेक्शन में उन्होंने खुल के साथ दिया था और भी दूसरे जो बरेलवी ग्रुप हैं उन्होंने भी इस तरह खुल के साथ नहीं दिया जिस तरह 2018 के इलेक्शन में उन्होंने साथ दिया था। और फिर ये इनको इस तंजीम को कलअदम करार देने से थोड़ा सा इनकी एक्टिविटी और कैंपेन भी स्लो रही। और लेकिन ये भी मेरे ख्याल में कोई बड़ा सरप्राइज देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन अपना जो उनका अपना वोट है वो इंटैक्ट रखेंगे और मेरा ख्याल ये है कि ये तीसरे या चौथे नंबर पे आएंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शाहिद जतोई साहब आपका। जैसे जैसे नताइज आएंगे तो फिर उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो मौलाना साहब का जिक्र कर रहे थे आप जनाब सदीक साजिद साहब कि नून लीग वाले भी उनसे खफा हैं कि ये आपने क्या शुरू कर दिया और मरियम की जगह अब शहबाज शरीफ साहब पीडीएम के इजलासों में आएंगे, तो मरियम फिर स्पेशल इन्विटेशन पे आएंगी या आएंगी नहीं? ज़ाहिर जब उनको बुलाया जाएगा तो तभी आएंगे, क्योंकि वो बाकायदा कोई मेंबर नहीं है, ना वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, ना ही वो सरबराह हैं पार्टी की। तो वो जब उनको बुलाया जाता था तब वो आती थी। उस सूरत में जब शहबाज शरीफ अंदर थे, अब शहबाज शरीफ साहब खुद बाहर आ गए और स्टीयरिंग कमेटी के जो सरबराह हैं वो एहसन इकबाल हैं। तो अब वो लग ये रहा है कि सारे मामला शहबाज शरीफ देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान, इन तीनों के दरमियान रवाबत हैं, इनका कॉन्टैक्ट है। इसी वजह से शहबाज शरीफ की भी ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आए और मौलाना ने आज कहा भी है कि पीपल्स पार्टी ने इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है कि हम पीडीएम में वापस आना चाहते हैं। और उन्होंने कहा जी वो थोड़ी सी हमें वजाहत दे दें
तो उसके बाद फिर हम इनका जो थोड़ी सी वजाहत से क्या मुराद है आप? थोड़ी सी वजाहत से मुराद ये है कि हमने ये जो किया अब यूसुफ रज़ा गिलानी वाला वो इस वजह से किया और कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर दोबारा मिल बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने मौलाना भी गोल मोल बात की, उन्होंने कहा अगर वो थोड़ी सी वजाहत दे देंगे तो हम इनका अपोजिशन लीडर भी मान लेंगे। अच्छा अब इसमें यहीं पर एक और सवाल करना चाहता हूँ। तो मौलाना जो आज कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि मौलाना अपने जवाब में पीपल्स पार्टी को ये कह रहे हैं कि बस तुसी ऐना कर दो, असी बिल्कुल ठीक है, मरियम साहब भी तैयार ने, यही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं, मरियम नहीं, ये शहबाज शरीफ तैयार है। और शहबाज शरीफ वाकई चाहते उन्होंने मौलाना से बात कही है, जो उनका जिस दिन उनका टेलीफोन पर रब्ता हुआ उन्होंने कहा जी आप उनको वापस लेकर आए। तो ये बाकायदा आप समझ लें कि एक तरह की सालसी करवाई है मौलाना ने नून लीग और इनके दरमियान, पीपल्स पार्टी के दरमियान, क्योंकि वो मरियम नवाज, शाहिद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल के चाहने के बावजूद 2 इजलास हुए हैं समीर साहब स्टीयरिंग कमेटी के, इनके बार बार मुतालबे के बावजूद हमने अपने प्रोग्रामों में ब्रेक किया। तो उन्होंने बाकायदा स्नब किया था इनको, एहसन इकबाल को, मौलाना फजलुर रहमान ने। तो इन्होंने पिछले इजलास में जो 2 दिन पहले उसमें भी कहा था कि आप उनको निकालें जी, उन्होंने कहा नहीं आप सब्र से काम लें, मैं सरबराह हूँ, मैं इसका फैसला करूँगा। अच्छा ANP भी पीपल्स पार्टी से नाराज़ है बाप से वोट लेने के मामले के ऊपर, ये भी मौलाना ने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जो ANP ने ज़ाहिर है वो PDM के से तो चले गए, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के इस इकदाम से वो भी खुश नहीं है। अब ये लोग गुज़श्ता दिनों चीज़ें चली थी कि पीपल्स पार्टी और ANP के इस्तीफ़े जो ओहदों से मंजूर कर रहे हैं, तो मौलाना ने वजाहत की कि मैंने किसी का कोई इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया, ये लोगों को हम वापस ले आएंगे और ईद के बाद सरबराही इजलास होगा। और समीर साहब उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP दोनों जो हैं वो शिरकत करेंगी। अच्छा, अब मेरा और सवाल है, लबैक ने आज अपनी पटिशन दायर कर दी है वजारत दाखिला में और कल का इजलास भी बुला लिया गया है। मैं शेख साहब की बात सुन रहा था किसी चैनल पर, वो ये कह रहे थे कि कमेटी एक बना देंगे मंडे तक, और वैसे तो खासे दिन लगते हैं लेकिन इनका फ़ैसला उम्मीद है जल्द हो जाएगा। मेरी जो इत्तला है, मुझे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि क्योंकि कौमी धारे में और लबैक जो है वो पॉलिटिकली बड़ा उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश भी किया है, और एक जो इनफॉर्मल इब्तदाई जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात के शवाहिद नहीं मिले कि जो तहरीक लबैक की जो लीडरशिप थी वायलेंस करने की उन्होंने बाकायदा तौर पर कोई अपने वर्कर्स को अपील की थी, इस बात के शवाहिद नहीं मिले। वो जो रिएक्शन था स्पॉन्टेनियस था, उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, TLP के वर्कर भी मौजूद थे, लेकिन ये शवाहिद नहीं मिले कि कहीं बाकायदा तौर पर यह हदायत की गई है कि पूरा पाकिस्तान आप सील कर दें या सीज़ कर दें। तो आपको लगता है कि वजारत दाखिला का जो फैसला है वो कोई फेवरेबल होगा लबैक के लिए? चलिए हम जानेंगे समीर साहब, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी समीर साहब। बहरहाल जी, सिचुएशन जो है वो पॉलिटिकल बड़ी बदल रही है। गवर्नर बलोचिस्तान से भी ये इतलात आ रही हैं कि इस्तीफ़ा मांग लिया है, ख़त लिखा है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। तो सदीक बलोच साहब, ये अपना बलोच कह रहा हूँ, सदीक साजिद साहब, ये भाईजान बलोचिस्तान बड़ा वहाँ पर बड़े इख्तिलाफ थे, वज़ीर-ए-आज़म साहब को हर जगह पर ये मामला जो हैं वो देखने पड़ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जी। ये हमने कल खबर ब्रेक की थी, PTI का जो वफद था वो कल वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब में शिरकत नहीं करना चाह रहा था, जो वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान के सेक्रेटेरिएट में हुई। तो फिर जब वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे कोयटा गया तो एयरपोर्ट पे फिर यार मोहम्मद रेंद और बाकी अरकान को बुलाया और उनको फिर राज़ी किया और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। ये जो यासीन ज़ई है गवर्नर बलोचिस्तान, इनकी कारकर्दगी से खुश नहीं हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, के जो वफाक के प्रोजेक्ट्स उनको आगे बढ़ाने के हवाले से इनका काम वहाँ पे कोई रोल इतना है नहीं, तो बिल्कुल जो है इनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं। तो जैसे वो वापस आए हैं तो उन्होंने एक ज़राए के मुताबिक जो है वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उनसे ये कहा कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ। अभी जो ज़हूर आगा, डॉक्टर फैज़ काकड़, सईद मंदोखेल और नसीबुल्लाह बाज़ई, इनके नामों के ऊपर जो है वो गौर ख़ौज़ जो इस वक्त जारी है नए गवर्नर जो बलोचिस्तान के लिए। ज़ाहिर 1-2 दिनों में इसका भी जो है वतनी तौर पर जो है फैसला हो जाएगा। लेकिन तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, तहरीक इंसाफ वालों को भी उनसे बड़ा गिला रहता है, उनको भी करेंगे वज़ीर-ए-आज़म तब्दील?
करना है चाहिए। इतलात ऐसी आपके पास? जो आपने पहला पार्ट बयान किया है, जब से गवर्नेंस के हवाले से आपने बात की है, तो करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए। अब इनके पार्टी के अंदर से बहुत से लोगों के ऊपर बातें उठ रही हैं। शहजाद अकबर का नाम तो सरेआम, जो 34 बंदे मिलने गए थे उन्होंने उनका नाम लिया, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी तो सवालात उठे हैं। राना साहब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने बिल्कुल ये बात वाज़े कर दी है कि कोई ब्लैकमेलिंग या मैं सिर्फ आपकी वो वजाहत करूँगा समी साहब, वो जो आपने लबैक वाली बात की है, कल उस पर सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इजलास है, और ये जो आपकी रिपोर्ट की बात कर रहे थे, 3 इदारों की रिपोर्ट है, बिल्कुल आपकी सही इन्फॉर्मेशन है। और उन्होंने कहा कि किसी भी वाक़े के ऊपर इन्होंने कभी जो है वो पहल नहीं की, क़यादत का कोई आर्डर नहीं था अपने तौर पर। जहाँ पे कोई पुलिस ने अगर किया तो आगे से उसका जो है रिएक्शन सामने आया, तो वो दहशतगर्दी के जो है ना वो फौरी तौर पे उसमें कोई इस किस्म कोई शायद वाज़े तौर पे नहीं है कि इन्होंने दहशतगर्दी की हो। अब इसी वजह से इसको फौरी तौर पर लगा दिया। आज इन्होंने अपने वकील के ज़रिए दरख्वास्त भेजी है, इसी वजह से कल फौरी तौर पर ये लगाया गया है। और इसकी जो तस्दीक उनके वजारत दाखिला के लोग उन्होंने कहा जी कल हो सकता है कि एक कमेटी बनाई जाए और इस मामले को देखे। और वाकई आप जान चुके हैं कि गुज़श्ता दिनों जो एक अहम मुलाकात हुई थी, उसमें भी TLP के हवाले से कहा गया था कि उनको हम कौमी दायरे में लाएंगे। बिल्कुल। तो राना साहब ये एक जो बात है, आप कुछ मैं ये कहना चाह रही थी, जो सिद्दीक साजिद ने बात की है कि जो पहल की गई है, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये बताया गया कि जो पहल की गई थी वो TLP की जानिब से नहीं की गई थी, बल्कि जो पुलिस वाले हैं उनकी जानिब से की गई थी। तो उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे वज़रा हैं उनकी तरफ से बड़े बयान आए और उन्होंने मज़ीद चीज़ों को फेयर अप करने की कोशिश की। हमने कलादम भी करार दे दिया, सारी चीज़ें भी कर ली, उनके लोगों को हमने कैद भी कर दिया, उनके जो लीडर हैं उनको भी कैद कर दिया। लेकिन जिस तरफ से गलत बयानी की गई है उनके लिए कुछ होगा सिद्दीक साजिद साहब? जी ज़ाहिर है, जब ये इंक्वायरी बैठेगी, जब ये कमेटी बनेगी, सारा कुछ होगा। मिनिस्टर की नहीं, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है ना। देखिए लेकिन पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी बुनियाद पर तो आपको कार्रवाई नहीं कर सकते। बेसिकली अगर एक इल्ज़ाम किसी पे लगा, उन्होंने उसका अगर सही तरीके से जवाब दिया और उस जवाब को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो ये बेसिकली उस ग्रुप की फिर फतह है कि चले ठीक है ये मामला हल हुआ। और जो कराची के नताइज आ रहे हैं, उन नताइज से बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कुछ भी कहा गया उनके बारे में लोगों ने कोई उस पर यकीन नहीं किया। अब ये वजारत दाखिला जो फैसला करेगी, ज़ाहिर है कानून के मुताबिक वो देखेंगे इसको। और उसमें भी सभी साहब बड़ी बात ये है कि कालादम का नोटिफिकेशन हुआ, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उनको रोका नहीं कि आप इलेक्शन में हिस्सा ना लें। तो इससे उनके पास रिपोर्ट्स थी ना कि ये कोई इब्तदा में, ज़ाहिर है सरकार है उसके पास हर तरह की रिपोर्ट्स होती है, वाक़यात हुए लेकिन स्पॉन्टेनियस थे, रिएक्शनरी थे। कुछ और भी लोग आ गए होंगे जो बीच में अपने जिन्होंने मकासद हासिल करने होंगे। लेकिन राना साहब ये जो जहांगीर तरीन वाला मामला, ज़रा इस पर मैं चाहूँगा वज़ीर-ए-आज़म का ये जो अपने साथियों को कहना है कि इलेक्शन में जा सकता हूँ, हुकूमत की परवाह नहीं करूँगा और मैं आवाम के सामने रखूँगा, मैं फिर चाहता हूँ ज़रा इस पर आप कमेंट करें। सदारती निज़ाम व दूसरा निज़ाम तो बात की बात है, लेकिन इसको ज़रा जोड़ें इस बात से कि मौलाना फजलुर रहमान कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, अपोजिशन की नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म का अपने साथियों को ये कहना कि मैं बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, अगर कोई ऐसी बात हुई तो हम इलेक्शन में चले जाएंगे। ये क्या आपको बता रहा है? बड़ा तजुर्बा है आपका। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो फरमाना है ना, ये तो अपने दोस्तों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का एक नया फार्मूला है उनका कि लोग मुझे छोड़ ना जाएं। और PDM वालों को भी कहूँ कि भाई हुकूमत में, क्योंकि मौलाना काफ़ी अरसे बाद इस वक्त हुकूमत से बाहर है, तो वो समझते हैं कि लोगों को साथ रखने का एक ये भी लॉलीपॉप ठीक है कि भाई कौमी हुकूमत बन सकती है। मसला ये है समी साहब, जहांगीर तरीन वाले मसले पर इमरान ख़ान को वाक़तन बजट इजलास भी आ रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इस मामले में किसी किस्म का कोई जिसको कहते हैं ना, ये उन्होंने तहिया कर लिया कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। अगर जहांगीर तरीन बेगुनाह हुए तो बेगुनाह हो जाएंगे। आज देखें नहीं, लेकिन अगर शहजाद अकबर साहब हैं वहाँ, एक इसमें अच्छा किया है उन्होंने कि अली ज़फ़र जो हैं वो बड़ी इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, उनको लेज़ान लगाया ऑफिसर और ये कहा कि आप मुझे ये देख के बताइएगा कि इसमें किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही। ये एक बड़ी अचीवमेंट है तरीन ग्रुप की। लेकिन अगर देखें बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो कह देते हैं कि तरीन के साथ ज़्यादती हुई है, फिर तो वज़ीर-ए-आज़म बड़ी तब्दीलियाँ कर सकते हैं। और अगर अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि नहीं, जो तरीन साहब का मामला है वो मेरिट पर हो रहा है, तो फिर समी साहब तरीन साहब को वो फैसला कबूल करना पड़ेगा। और ये जो 34 या 33 लोग प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, इनको भी वो फैसला तस्लीम करना पड़ेगा। सदीक साजिद, आपको लगता है कि ये जो ग्रुप है तरीन का, ये फैसला कबूल करेंगे इस तरह का जो तरीन साहब को, जिसने वो कहते हैं ना कि वो इफ़ ही इज़ नॉट ऑफ द हुक? सर ये मेरे ख्याल में कर लेंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, FIA ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है
उसको अब उन्होंने असर नौ देखना शुरू कर दिया है। जो FIR जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ तीनों काटी गई हैं उनको उन्होंने असर नौ देखना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें सिर्फ ये हैं तक वो महदूद नहीं रहे, जो शहबाज ख़ानदान के शुगर मिल्स हैं उनके हवाले से जो केसेस है उसको भी असर नौ वो देख रहे हैं, और ये सारा वो कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट मांगी, जो आपने नाम लिया अली ज़फ़र साहब का, तो उन्होंने इसके बारे में रिपोर्ट मांगी थी ताकि वो इस सारे मामले के इंचार्ज उनको अब बना दिया गया, और उसके ऊपर जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी एतमाद का इजहार किया है, और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अगर ये वो रिपोर्ट दे देते हैं तो हो सकता है फिर कुछ ना कोई रिलीफ जो है मिल जाए। और ये जो अच्छा, आप ये कह रहे हैं, देखें फिर अली ज़फ़र साहब का रोल तो बहुत अहम हो गया। अगर वो ये कहते हैं कि तरीन साहब के साथ शायद इंसाफ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि फिर शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने जो कुछ, क्योंकि इसको वही देख रहे थे, तो फिर तो ये जो कहानी है सारी वहाँ तक जाएगी जहाँ से शहजाद अकबर साहब अपनी ताकत जनरेट करते हैं। जी, आप अच्छी तरह पहुँच गए, वहीं पे पहुँचे हैं, सही पहुँचे हैं। और ये एक ये डेवलपमेंट है कि इस मुलाकात के बाद FIA का अपनी ही FIR के ऊपर नज़रसानी करना और एक नई रिपोर्ट बनाना, ये बहुत सारी चीज़ों को जो है बता रहा है कि, और ये जो राणा साहब ने बात की ना, ये बड़ी अहमियत की अमल है कि आगे आ रहा है बजट इजलास, और उस बजट इजलास में ये 9 तो MNA हैं जो ऑन द रिकॉर्ड हैं, और इस वक्त 6 की वज़ीर-ए-आज़म का अक्सरियत है ना जी, 72 के बजाय उनके 178 हैं, तो ये तो 9 वो हैं जो कि मंजर आम पर आ गए हैं। तो बजट तो पास कराना है, तो उससे पहले इन चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राना साहब, फाइनेंस बिल पर ये जो अरकान हैं ये अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं सदीक साजिद? कानून और आइन जो है वो तो ये कहता है कि ये अदम इत्माद और बजट, इस पर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। लेकिन समी साहब देखें, अगर कोई वोट डाल दे वो तो बाद में है ना, कानून एक दफा अगर कोई वोट डालता है या गैर हाजिर हो सकता है तो फैसला जो हो जाए। इसमें एक बात है ना सदीक साजिद कि बंदा गैर हाजिर तो हो सकता है, गैर हाजिर अब्सटेन कर सकता है ना जी, वो कोई बहाना बना सकता है मैं मुल्क से बाहर हूँ, या मुझे, या वो कह सकता है मैं बीमार था, अचानक आ रहा था, ट्रैफिक में फंस गया, ये वैसे वो वोट खिलाफ नहीं दे सकता, वोट नहीं खिलाफ दे सकता। तो ये इसीलिए तो कहा जाता है कि ये 18वीं तरमीम जो है, बल्कि वो जो एक बड़ी हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग है उसमें ये सवाल किया गया तमाम सहाफ़ियों से कि क्या आपने 18वीं तरमीम पढ़ी है? आप यकीन करें जो मुझे बताया गया, एक भी सहाफ़ी ने ये नहीं कहा कि हमने वो पूरी पढ़ी हुई है। साहब, एक बंदे ने भी नहीं कहा कि हमने वो पूरी पढ़ी। तरमीम की वजह से समी साहब बहुत सारे मसाइल हैं। ये जो ख़ानदानी जमातें हैं, ये ख़ानदानी आमरीत जो है उसको मुसल्लत करने के लिए जमहूरियत के नाम पर वो 18वीं तरमीम की गई थी। यहाँ तो ये है ना कि जो बात भी हो, जमहूरियत 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 क्या, आसफ जरदारी का और नवाज शरीफ का नाम जमहूरियत है। यहाँ पे ये है कि अगर आप आसफ जरदारी के साथ हैं तो जमहूरियत है। जमहूरियत में तो इख्तलाफ राय होता है, अरकान पार्लियामेंट वो PTI के हों, नून लीग के हों, पीपल पार्टी के हों, सबको ये हक होना चाहिए। फिर पार्लियामेंट का क्या, फिर फैसला कर लिया करें 3 बंदे बैठ के, इमरान खान साहब, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के, क्या किसको वोट देना, क्या करना। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ये जो है ना कि इमरान खान साहब ब्लैकमेल नहीं हो, अपेरेंटली तो यही लगता है कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस बिल और अपना जो बजट है वो पास करवाना है। वो पास वो क्यों करवाना चाहते हैं? ताकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो अपना टेन्योर पूरा करे। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।